हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 12 जो कि है मिनरल न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में ओवरऑल हम लोग पढ़ेंगे जो प्लांट होता है उसमें कितने तरह के मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या मिनरल पाए जाते हैं, उनके ग्रोथ में कौन कौन से मिनरल हेल्प करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये सभी को हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। आप लोग अपने स्क्रीन में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं। तो एक एक करके ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ वो है द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इसेंशियली द सेम। इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो बेसिक नीड होता है ना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो इसेंशियली सेम ही होता है। क्योंकि चाहे किसी भी तरह का जानवर हो, कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, या हम लोग की तरह कॉम्प्लेक्स बॉडी ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट हो, तो सबको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसी सबसे सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं, सेल वॉल बना होता है, एनर्जी इसी सबसे मिलती है। तो इसीलिए सबका जो रिक्वायरमेंट है होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये आगे पैराग्राफ में देख रहे हैं, इसमें बेसिकली वैसा कुछ नहीं लिखा, जो चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना उसी के बारे में लिखा हो। तो इसको स्किप करते हुए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, कोई हार्म नहीं होगा हम लोग को। ओके, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्लांट का जो मिनरल रिक्वायरमेंट होता है कि उसको कितना मिनरल का ज़रूरत है, इसका मेथड क्या है वो जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। In 1860, Julius von Sachers, a prominent German botanist, demonstrated for the first time that plants could be grown to maturity in a definite nutrient solution in complete absence of soil. This technique of growing plants in a nutrient solution is known as hydroponics. देखिए क्या है ना कि एक मेथड होता है हाइड्रोपोनिक्स। उसमें क्या होता है बेसिकली, एक मान लीजिए कि एक टाइप का गमला ले लीजिए। ठीक है, प्लास्टिक का गमला हो, तो उसमें पानी डाल दिया जाता है और एक तरफ से उसमें प्लांट डाला जाता है, दूसरी तरफ से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल देता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला गया पानी में, वो ऐसे न्यूट्रिशन है जो कि प्लांट को ज़रूरत है। ठीक है, और मानी कि एक ऑप्टिमम अमाउंट में डाला जाता है, ना ज़्यादा ना कम। तो उसी न्यूट्रिशन का यूज करके, जो वो न्यूट्रिएंट देते हैं उसी सब का यूज़ करके प्लांट में ग्रोथ होता है। तो ये किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले 1860 में जूलियस वॉन सचेस ने। उन्होंने देखा था कि जब उन्होंने ये तरीका अपनाया तो वो प्लांट में ग्रोथ देखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको कुछ लाइन क्या है ना कि आगे भी कुछ लाइन अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा हाईलाइटर से। तो मैंने जो जो लाइन इंपॉर्टेंट है ना, जिसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ, तो वो मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक रखो, और जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ वो सब आप लोग भी अपने बुक में अंडरलाइन करते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस देन अ नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज्ड मेथड्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई एंड डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स। इसमें कह रहा है कि उसके बाद बहुत सारे मेथड्स आए जिसमें कि पता लगाया गया कि प्लांट का जो मिनरल न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और कौन कौन से ज़रूरी हैं, कौन कौन से ज़रूरी नहीं। द एसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड्स इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट्स इन अ सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। तो इसमें यह कह रहा है कि इसमें जो एसेंस जो निकला मेथड का, उसमें देखा गया कि जो प्लांट का ग्रोथ है वो सॉइल फ्री भी हो सकता है। उसको एक वाटर सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट डाल दिया तो उसमें भी हो सकता है। ठीक है, दिस मेथड्स रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट। इसमें क्या चाहिए? एक प्यूरिफाइड वाटर चाहिए और उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वेर इमर्स्ड इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन and wherein an element was added, substituted, removed, or given in varied concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained. देखिए इस लाइन का कहने का मतलब है कि इसमें यह देखा गया
कि जब एक एक्सपेरिमेंट का ढेर सारा सीरीज हुआ, ठीक है, तरह तरह का एक्सपेरिमेंट दिखा गया ये जानने के कि प्लांट में क्या रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट का, क्या नहीं, और कौन कौन सा। तो उसमें देखा गया तरह तरह के प्लांट को यूज़ किया गया, उसके रूट का यूज़ किया गया, क्योंकि रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का। तो प्लांट का रूट यूज़ किया गया, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाला गया, उसमें एलिमेंट्स डाले गए, फिर कुछ एलिमेंट्स निकाले भी गए। तो उससे ये पता चला कि हाँ ये एलिमेंट ज़रूरी है, इसको डाल रहे हैं, ये प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो मतलब ये ज़रूरी है। कुछ एलिमेंट्स को डाला, उसमें प्लांट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उस एलिमेंट को रिमूव कर दिया गया। वही चीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। बाय दिस मेथड essential elements were identified and their deficiency symptoms discovered। तो ये मेथड से क्या पता चला कि इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं जिनको प्लांट का ज़रूरत है, और उनकी अगर डेफिशिएंसी रहा, माने कि उस एलिमेंट का कमी रहा, तो प्लांट में कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। हाइड्रोपोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें ये कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स जो है ना, वो अब सक्सेसफुली यूज़ किया जा रहा है वेजिटेबल का कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो अब वेजिटेबल का जो कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, जो मार्केट्स में आ रहे हैं, उसमें हाइड्रोपोनिक्स भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। इट मस्ट बी emphasized दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस मस्ट बी एडिक्वेटली एरेटेड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ। इसमें ये कह रहा है कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो इतना देना चाहिए, माने कि इतना ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए कि जिसमें कि एक जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो हो सके, ठीक है, फुल ग्रोथ हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट, ये सॉरी इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से इसेंशियल है, कौन कौन से नहीं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन इंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स। ये तो हम लोग जान रहे हैं, ये हम लोगों ने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी, जिसमें मैंने बढ़िया से पढ़ाया हुआ कि कैसे कोई भी प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल को और वाटर को सॉइल के थ्रू, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन को भी मैंने समझाया। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, अब पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In fact, more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. Some plant species accumulate selenium, some others cooled, while some plants growing near nuclear test sites take up radioactive strontium. These are techniques that are able to detect the minerals even at a very low concentration. तो इसमें कह रहा है कि अभी तक क्या है कि 105 एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं केमिकल में। बेसिकली हम लोग एलिमेंट के टेबल में पढ़ते हैं कि 118 किए हुए, ठीक है। तो उसमें से 60 से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो प्लांट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो 118 जो भी है उसमें से 60 में से ज़्यादा एलिमेंट तो प्लांट बॉडी में हम लोग को मिल जाते हैं। कुछ प्लांट बॉडी में हम लोग को सेलेनियम देखने को मिल जाता है। कुछ प्लांट होते हैं जो कि गोल्ड होता है उनमें, गोल्ड सिर्फ सॉइल में नहीं होता, प्लांट में भी गोल्ड पाया जाता है, लेकिन वैसे नॉर्मल ही होते हैं ज़्यादातर, माने कि कम ही अमाउंट में वैसे प्लांट पाए जाएंगे। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि न्यूक्लियर टेस्ट जहाँ किया जाता है, जहाँ न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जाता है वहाँ ग्रो करते हैं, तो उनमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल जाते हैं, जैसे स्ट्रोंटियम मिल जाते हैं, यूरेनियम मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The question is whether all the diverse mineral elements present in a plant, for example gold and selenium as mentioned above, are really necessary for plant। इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बात तो देखो सही है कि यहाँ पे पढ़ा कि सेलेनियम गोल्ड ये सब मिल रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है ये जो मिल रहा है क्या ये एसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए या नहीं। अब प्लांट में मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो रोल होगा ना उसका प्लांट बॉडी में, ऐसे तो नहीं मिल रहा, क्योंकि नेचर में जो भी चीज़ होता है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। अब देखते हैं इसेंशियल जो जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलेगा। द क्राइटेरियन फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो। ए, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। In the absence of the element, the plant do not complete their life cycle and or sheds the seeds। इसमें यह कह रहा है, पहला वाला ये कह रहा है, सॉरी मैं दूसरा चूज कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया ये है कि जो एलिमेंट बॉडी प्लांट बॉडी में पाया जा रहा है
वो प्लांट को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करना चाहिए। अगर वो एलिमेंट प्लांट में नहीं मिल रहा है तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएगा। ये होता है एसेंशियल, तब पता चलेगा हाँ एसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय another element. In other words, deficiency of any one element cannot be made up by supplying some other elements. इसमें ये कह रहा है कि एक तो हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प हो, अगर वो है नहीं तो फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगा नहीं। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है कि जो एलिमेंट मिल रहा है ना उसका जगह कोई और नहीं ले सकता। वो उस एलिमेंट का जो रिक्वायरमेंट है प्लांट में, उसका जो फंक्शन है वो कोई और फुलफिल नहीं कर सकता, सिर्फ वही करेगा। तो इससे पता चल जाता है कि वो जरूरी है। जैसे कार्बन है, कार्बन का जगह ऑक्सीजन नहीं ले सकता, तो कार्बन जरूरी है प्लांट बॉडी के लिए। उसी तरह ऑक्सीजन का भी अपना रोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। अब इसका कहने का मतलब कि जो एलिमेंट जो प्लांट बॉडी में मिल रहा है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बताइए? मेटाबॉलिज्म बेसिकली वही होता है जो इतने तरह के केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में चलते हैं, चाहे हमारे बॉडी हो या प्लांट बॉडी में हो, कितना तरह का केमिकल रिएक्शन, सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज ले लिया, वो मैं पानी पी रहा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन द above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism. These elements are further divided into two broad categories based on their quantitative requirement: macronutrients and micronutrients. तो जब above क्राइटेरिया पे देखा गया तो इसमें कुछ ही एलिमेंट्स थे जो कि देखे गए कि वो जरूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए, और उन दो जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं उनको उनके क्वांटिटेटिव फीचर्स पे दो कैटेगरी में बांट दिया गया: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट। वर्ड से पता चल रहा है, मैक्रो मीन्स बड़ा, जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा वो होगा मैक्रो, जो न्यूट्रिएंट कम जरूरी होगा प्लांट के लिए कम अमाउंट में वो हो गया माइक्रो। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट्स इन एक्सेसेस ऑफ 10 मोल किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर. The macronutrients include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, and magnesium. Of these, carbon, hydrogen, and oxygen are mainly obtained from CO2 and H2O, while the others are absorbed from the soil as mineral nutrition. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का साइज आपके सामने दे रहा है, स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। 10 मोल किलो होना चाहिए उसका साइज, और वो लार्ज अमाउंट में पाया जा रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आते हैं। अगर एग्जाम में क्या है ना कि आपको कहीं रख देगा मैग्नीशियम की जगह मैग्नीज और बोल देगा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मैग्नीज जो है वो माइक्रो और मैग्नीशियम मैक्रो है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद करना होगा। इसको अगर रट्टा मारना है तो रट्टा में मार लिया, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो गलत नहीं करना। अब मैं इतनी मेहनत करके एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये वीडियो देखो और एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस दो। और मैं इतना तो वादा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, हर वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को कहीं भी कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को कहीं पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप लोग फ्री में ये वीडियो देख सकते हो और अपने घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आप हो, किसी भी जगह, गाँव में, कोई ज़रूरत नहीं, बस नेट का ज़रूरत है, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो बीच में कॉल आ गया था, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स लेस देन 10 मोल किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। तो इसमें साइज दिया हुआ है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाएगा? 10 मोल किलो। ठीक है, तो दोनों का साइज देख लीजिए कि लेस देन 10 मोल, और मैक्रो का था 10 मोल से अधिक। ठीक है, हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। इसमें आयरन आता है, मैग्नीज आएगा, कॉपर आएगा, मॉलिब्डेनम आ जाएगा, जिंक आएगा, बोरोन आएगा, क्लोरीन और निकल आ जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू दी 17 essential elements named above, there are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt and selenium. इसमें कह रहा है कि जो 17 एलिमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। वो होते हैं सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। इनका ज़रूरत किसके द्वारा होता है? इनको ज़रूरत है हायर प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जो फ्रूट्स ये सब देंगे, उनके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Essential elements can also be grouped into 4 broad categories on the basis of their diverse function. These categories are, अब देखिए क्या है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एसेंशियल एलिमेंट के 2 कैटेगरी थे, मैक्रो माइक्रो। अब क्या है ना कि इनका फंक्शन के बेसिस में इनके 4 कैटेगरी बांटे गए। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट के ऐसे 2 ग्रुप हो गए, मैक्रो माइक्रो, लेकिन फंक्शन के बेसिस में इनके 4 कैटेगरी है। क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट, essential elements as component of biomolecules and hence structural elements of cells, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. अब क्या है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल क्या है, तो उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जा सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट। तो उसमें क्या है? कार्बन का बना हुआ, हाइड्रोजन का बना हुआ। तो ऐसे एलिमेंट जो बायोमोलिक्यूल में मिल रहे हैं तो वो हो गया एक उसका कैटेगरी। ठीक है, दूसरा पे आते हैं एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट्स। एग्जांपल मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी। अब है ऐसे एलिमेंट जो कि एनर्जी किम में कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी एनर्जी मॉलिक्यूल के कंपोनेंट, जैसे एटीपी, एडीपी। क्या है इसका फुल फॉर्म? एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट फॉस्फोरस हो गया। फिर आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जा रहा है, तो ये भी हो गया एक कैटेगरी जो कि एनर्जी के कंपोनेंट के साथ रहेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, इसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोफिनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, both of which are critical enzymes in photosynthetic carbon fixation. Zinc plus is an activator of alcohol dehydrogenase and molybdenum of nitrogenase during nitrogen metabolism. तब क्या है कि कुछ ऐसे भी एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो कि एंजाइम जो होता है ना उसको एक्टिव करेंगे या फिर उसके इनहिबिटर होंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है? मैग्नीशियम जो है वो रूबिस्को को एक्टिवेट करेगा और पेप को करेगा। ठीक है, रूबिस्को का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और ये जो रूबिस्को है ना, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे उसमें। रूबिस्को जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इंजाइम है। तो इसका एक्टिवेटर का काम कौन करेगा? मैग्नीशियम। फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, उसका एक्टिवेटर का काम कौन करेगा? जिंक। और नाइट्रोजिनेज का मोलिब्डेनम। ठीक है, अब आते हैं लास्ट कैटेगरी में। सम इसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। पोटेशियम प्लेज एन important रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. You may recall the role of minerals as solutes in determining the water potential of a soil. ठीक है, अब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जो सेल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह का हम लोगों ने देख लिया था कैटेगरी। एक वो जो बायोमोलिक्यूल के साथ रहेंगे, एक वो जो एनर्जी के साथ रहेंगे, एक वो जो एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे या फिर उसको रोकेंगे, और एक वो जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो सेल का उसको अफेक्ट करेंगे। टोटल 4 हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग एक करके। ठीक है, सबसे पहला देखिए, ये जो आप लोगों को पैराग्राफ दिख रहा है ना, इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। इसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। इसमें कह रहा है कि इसेंशियल एलिमेंट जो है वो सेवरल फंक्शन परफॉर्म करेगा। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द प्लांट सेल्स सच एज परमेबिलिटी ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन, maintenance of osmotic concentration of cell sap, electron transport system, buffering action, enzymatic activity, and act as major constituent of macromolecule or and coenzyme.
तो इसमें कह रहा है कि जितने भी तरह के सेल में फंक्शन होते हैं ना, सब में ये पार्टिसिपेट करता है। ये तो हम लोग जान ही रहे पहले से पढ़े में। अब रोल देखते हैं एक एक एलिमेंट का क्या क्या रहता है, ठीक है। सबसे पहला है नाइट्रोजन। दिस इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट. It is absorbed mainly as NO3, though some are also taken up as NO2 and or NH4. Nitrogen is required by all parts of plant, particularly the meristematic tissue and metabolically active cell. Nitrogen is one of the major constituent of protein, nucleic acid, vitamins and hormones. ठीक है, तो पहला एलिमेंट आता है नाइट्रोजन। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेगा, जो प्लांट है ना वो नाइट्रोजन को एज अ सिंपल फॉर्म जो नाइट्रोजन को उसकी तरह एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करता है। डायरेक्टली वो नाइट्रोजन को उसके फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो तो या उसको नाइट्राइट बनाएगा या तो नाइट्रेट बनाएगा, तब जाके उसको एब्जॉर्ब करता है, जो NO2 NH4 लिखा हुआ, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ना, वो जितने तरह के मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू वो हो गए जो कि डायरेक्ट डिवाइड करते रहते हैं, मीन्स कंटिन्यूसली, जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। और मेटाबॉलिकली जितने भी एक्टिव सेल हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो सब में नाइट्रोजन का रोल रहता है। और जो नाइट्रोजन है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है किसका? प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन्स का और हार्मोन्स का, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज absorbed by the plant from soil in the form of phosphate ions either as H2PO4 or HPO4. Phosphorus is a constituent of cell membrane, certain proteins or nucleic acid and nucleotides and is required for all phosphorylation reaction. अब क्या है कि फॉस्फोरस है, तो प्लांट जो है फॉस्फोरस को भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता। उसको कैसे एब्जॉर्ब करेगा प्लांट? तो प्लांट जो है फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, लेकिन कैसे एब्जॉर्ब करेगा? फॉस्फेट आयंस के थ्रू, ठीक है। तो फॉस्फेट आयन के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया फॉस्फोरस को। अब फॉस्फोरस का काम क्या है? तो वो सेल मेम्ब्रेन में काम होता है, क्योंकि वहाँ जानते हैं फॉस्फोलिपिड होता है, तो फॉस्फोरस हो गया वहाँ। फिर प्रोटीन में फॉस्फोरस पाया जा रहा है, फिर आपका न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस पाया जाता है, और फिर फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन में पाया जाता है। और जो अभी ऊपर में पढ़ा था ATP ADP एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसमें फॉस्फोरस पाया जा रहा है एनर्जी वाले में, ठीक है। अब आते हैं आगे, तीसरा है पोटेशियम। इट इज एब्जॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन in plant. This is required in more abundant quantities in the meristematic tissue, bud, leaves and root tips. Potassium helps to maintain an anion-cation balance in cells and is involved in protein synthesis, opening and closing of stomata, activation of enzyme and in the maintenance of the turgidity of cells. देखिए एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसके अदर फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ट करके। पोटेशियम को भी वो पोटेशियम आयन की तरह एब्जॉर्ब करेगा उसके फॉर्म में, ठीक है। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे जो डिवाइड करेंगे, जो बर्ड्स होंगे, लीव्स होगा और रूट का टिप्स, ये सब जगह में पोटेशियम पाया जाएगा। पोटेशियम का काम क्या है? तो सेल के अंदर जो एनायन कैटायन जो बैलेंस है पॉजिटिव निगेटिव, वो बैलेंस को मेंटेन करेगा। फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा उसमें पोटेशियम का हेल्प होगा। फिर स्टोमेटा के क्लोज होने में, फिर बंद होने में, उसी में दोनों तो हो गया, क्लोज बंद एक ही हो गया, सॉरी, ओपन एंड क्लोज होने में, ठीक है। तो स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में पोटेशियम हेल्प करेगा। फिर किसी भी एंजाइम को एक्टिव करना है उसमें पोटेशियम हेल्प करेगा, और सेल का जो टर्गिडिटी होता है उसको मेंटेन करने में पोटेशियम हेल्प करेगा। सॉरी, ठीक है। अब आते हैं अगला कैल्शियम पे। प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस। देखिए यहाँ पे कैल्शियम भी कैल्शियम आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया। Calcium is required by meristematic and differentiating tissue. During cell division, it is used in synthesis of cell wall, particularly as calcium packed in the middle lamella. It is also needed during the formation of mitotic spindle. It accumulates in older leaves. It is involved in the normal functioning of the cell membrane. It activates certain enzymes and plays an important role in regulating metabolic activity. देखिए कितना सारा फंक्शन है। कैल्शियम तो हम लोग जानते हैं कि हड्डी में भी हम लोग का पाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए प्लांट में हड्डी तो होता नहीं है। तो कैल्शियम जो है वो कैल्शियम आयन के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो प्लांट में जो पेरिस्पेटिक रीजन होंगे वहाँ कैल्शियम पाया जाएगा, क्योंकि उसमें डिवाइडिंग होता है तो उसमें एनर्जी का जरूरत है, तो वहाँ कैल्शियम मिलेगा। फिर जो सेल डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, मीन्स अदर अदर फंक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ कैल्शियम पाया जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये पहले डिवाइड हुआ, ग्रोथ सेल बना, फिर उसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा तो उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। फिर सेल डिवीजन के टाइम में कैल्शियम होगा कहाँ, तो जब सेल डिवीजन में सेल वॉल बनेगा ना तो वहाँ कैल्शियम पाया जाएगा। फिर सेल डिवीजन के टाइम में एक मिडिल लेवला भी बनता है, वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। फिर माइटोटिक स्पिंडल बनता है, तो माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में कैल्शियम का ज़रूरत होता है। फिर जो ओल्डर लीव्स जो होते हैं, पुराने लीव्स जो झड़ जाते हैं, उसमें कैल्शियम एक्यूमुलेट होता है, जमा हो जाता है। फिर सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग में कैल्शियम हेल्प करता है। फिर कुछ इंजाइम होते हैं, उनको एक्टिव करने में फंक्शन करेगा, और कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होगा वो देख लेते हैं। इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम। डाइवेलेंट मैग्नीशियम फॉर्म में मैग्नीशियम एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट के थ्रू, ठीक है। इट एक्टिवेट्स द एंजाइम of respiration, photosynthesis, and are involved in the synthesis of DNA and RNA. Magnesium is a constituent of the ring structure of chlorophyll and helps to maintain the ribosome structure. तो मैग्नीशियम क्या क्या काम कर रहा है भाई, तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जितने तरह के एंजाइम होते हैं उनके एक्टिव करने का काम करेगा मैग्नीशियम। फिर डीएनए आरएनए का सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है मैग्नीशियम। फिर क्लोरोफिल में जो रिंग स्ट्रक्चर होगा उसको बनाने में हेल्प करेगा मैग्नीशियम। और फिर उसके बाद जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा मैग्नीशियम। चलिए अब आते हैं सल्फर पर। प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। देखिए यहाँ पे सीधा सल्फर की तरह ऑब्जॉर्ब नहीं किया, प्लांट ऑब्जॉर्ब कैसे कर रहा है सल्फर को, सल्फेट के फॉर्म में। Sulfur is present in two amino acids, cysteine and methionine, and is the main constituent of several coenzyme vitamins, thiamine, biotin, coenzyme A and ferredoxin. तो सल्फर क्या है कि दो एमिनो एसिड में पाया जाता है, सिस्टीन और मिथियोनिन में। इसी के बेसिस में एमिनो एसिड का डिवीजन भी होता है, जो सल्फर कंटेनिंग होता है और एक और नॉन सल्फर कंटेनिंग होता है, ठीक है। ये मैंने अच्छे से बताया हुआ है आप लोगों को, ये मिल जाएगा बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में, उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो ये सिस्टीन मिथियोनिन में मिलेगा, दोनों क्या है एमिनो एसिड। और कुछ कोएंजाइम होते हैं जो एंजाइम का हेल्प करते हैं, उस कोएंजाइम में मिलेगा। विटामिन में मिलेगा, विटामिन कौन कौन से, थियामिन में मिल जाएगा, बायोटीन में मिल जाएगा, कोएंजाइम ए में मिल जाएगा, और फेरोडॉक्सिन में भी, ठीक है। आयरन। प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। मीन्स कि जितने तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना, तो सब के कंपैरिजन में आयरन सबसे ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होता है प्लांट को, ठीक है। अब वो कैसे ऑब्जर्व करेगा, फेरिक आयन के फॉर्म में। It is an important constituent of protein involved in the transfer of electrons like ferredoxin and cytochrome. It is reversible oxidized from Fe2 to Fe3 during electron transfer. It activates catalyze enzyme and is essential for the formation of chlorophyll. तो प्लांट क्या है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी आयरन। आयरन जो है प्लांट में जो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, और मैग्नीशियम उसका रिंग स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी है, आयरन। आयरन क्या करता है, जो कैटेलाइज करने वाला जो एंजाइम होता है ना, कैटेलाइज में जो रिएक्शन का स्पीड बढ़ा दे, तो कैटेलाइज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करेगा। फिर उसके बाद क्या काम करेगा, जो प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट भी होता है आयरन, वो प्रोटीन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है, जैसे फेरिडॉक्सिन हो गया, साइटोक्रोम हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है Fe2 से Fe3, उसमें भी ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और जिनको ज़रूरत है ना उनमें शेयर भी करें। और कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप लोग कमेंट लिख के बता सकते हैं कि सर आप लोगों को ये बदलाव लाना चाहिए, आपको ये पढ़ने में बदलाव लाना चाहिए, तो मैं ज़रूर उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोगों को फ्री में एजुकेशन मिल जाए, तो आप लोग तो मेरे लिए इतना हेल्प कर ही सकते हो। आप मुझे विश्वास है कि आप लोग करोगे, चैनल सब्सक्राइब मेरे कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब आता है मैग्नीज। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेस आयन। It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration, and nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. अब मैग्नीज जो है वो मैग्नस आयन के फॉर्म में एब्सॉर्ब होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के कुछ एंजाइम होते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है मैग्नीज। अभी हम लोगों ने बात किया था एक और एलिमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो कौन है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और जो बेस्ट फंक्शन है मैग्नीज का वो है वाटर के स्प्लिटिंग में। फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या है ना, जो H2O एब्जॉर्ब हो रहा है उसका स्प्लिटिंग होता है और उसी से ऑक्सीजन निकलता है, तो उसी में रोल होता है मैग्नीज का। और ऑक्सीजन निकलता है तो प्लांट से फिर ऑक्सीजन आता है बाहर, ठीक है। जिंक। प्लांट ऑब्टेन जिंक एज जिंक आयंस। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेज। इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अब जिंक क्या है, उसको भी जिंक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। और वो कैसे जरूरत होता है तो वो सॉरी कॉल आगे बीच में डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो जिंक जो है वेरियस एंजाइम में रोल रहता है उसका, जैसे कार्बोक्सिलेज हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन होता है उसके सिंथेसिस में भी काम आता है जिंक। ऑक्सीजन क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, ये सब, ठीक है। बेसिकली ये सब प्लांट हार्मोन होते हैं। कॉपर को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में। और कॉपर का काम क्या है, तो मेटाबॉलिज्म में प्लांट का हेल्प करेगा। फिर कुछ इंजाइम्स हैं उनको एक्टिव करने का काम करेगा और उनको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, ठीक है। बोरोन। बोरोन जो है BO3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। बोरोन जो है वो कैल्शियम का जो अपटेक और यूटिलाइजेशन हो रहा है उसमें ज़रूरत पड़ेगा बोरोन का। मेम्ब्रेन का जो फंक्शनिंग होता है, फिर पॉलन जर्मिनेशन में, फिर सेल का लंबा होने एलोंगेशन में, सेल डिफ्रेंशिएशन में और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में, इन सभी में बोरोन का हेल्प होगा, ठीक है। फिर आता मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या है, मॉलिब्डेट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा और ये भी कुछ एंजाइम को एक्टिव करने का काम करेगा, जिसमें कि नाइट्रोजिनेज हो गए, नाइट्रेट रिडक्टेज हो गए, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, वो क्लोराइड एनायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, तो ये जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन और एनायन कैटायन बैलेंस जो सेल में उसको मेंटेन करेगा और वाटर स्प्लिटिंग में भी काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का, जो कि ऑक्सीजन निकालता है। और ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा एंजाइम है, मैग्नीज। मैग्नीज और क्लोरीन दोनों का जरूरत है वाटर स्प्लिटिंग में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े पानी पीना चाहता हूँ, लगातार बोलते बोलते गला सूख गया। देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को कहीं ना कहीं बोर कर सकता है, क्योंकि सिंपल वे में ये वीडियो बनी है। मैं उतना डेकोरेट करके वीडियो नहीं बनाता, जैसे और से भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग के पास चॉइस है, आप लोग मेरा देख भी सकते नहीं भी, लेकिन हाँ देखोगे तो कुछ नुकसान नहीं है। ऐसे तो आप लोग टाइम तो वेस्ट करते ही होगे, तो चलो 30 से 40 मिनट मेरी वीडियो पे टाइम वेस्ट कर दो, तो डेफिनेटली वो आप लोग को बाद में नहीं लगा कि वेस्ट किया यार, ये अच्छा हुआ कि नॉलेज मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो इसेंशियल एलिमेंट अगर वो नहीं मिलेगा तो उसमें क्या डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा। Whenever the supply of an essential element becomes limited, plant growth is retarded. The concentration of the essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration. इसमें यह कह रहा है कि जब प्लांट ग्रोथ के लिए इसेंशियल एलिमेंट का एक जो रिक्वायरमेंट होता है लगातार सप्लाई बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्लांट इसेंशियल का जो एलिमेंट है अगर उसका सप्लाई लिमिट हो गया तो प्लांट ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। और एक टर्म है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या है, एक माने कि एक लिमिट है, एक लाइन है जिसके कम नीचे में, जिस लाइन के नीचे में अगर न्यूट्रिएंट मिलता है प्लांट को जो ग्रोथ के लिए सही नहीं है, तो उसी को कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मीन्स एक लिमिट है कि इससे कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Since each element has one or more specific structure or functional role in plants, in the absence of any particular element, plants show certain morphological changes. These morphological changes are indicative of certain element of deficiency and are called deficiency symptom. इसमें कह रहा है कि हर एलिमेंट का रोल है, देखा अभी हम लोगों ने कि हर एलिमेंट का प्लांट में कोई ना कोई रोल है।
तो अगर कोई भी एलिमेंट प्लांट में नहीं मिलेगा ना, तो प्लांट वो डेफिशिएंसी को शो करेगा, वो इंडिकेटिव वो दिखाएगा कैरेक्टर को, यार ये एलिमेंट नहीं है तो उस वजह से मेरा ये ग्रोथ नहीं हो पा रहा। तो उसी सिम्टम को कहेंगे हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम, जिससे हम लोग पता करेंगे हाँ ये एलिमेंट अभी नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए। The deficiency symptom vary from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant. However, if deprivation continues, it may eventually lead to the death of the plant. The parts of the plant that shows the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant. For elements that are actively mobilized within the plant and exported to young developing tissues, the deficiency symptoms tend to appear first in the older tissue. इसमें क्या रहा है कि जितना भी एलिमेंट है सबका डेफिशिएंसी सिम्टम अलग अलग है। जैसा जैसा एलिमेंट है, जैसा फंक्शन है, उस हिसाब से उसका डेफिशिएंसी सिम्टम। और जब न्यूट्रिएंट वापस से मिल जाता है तो फिर जो सिम्टम है वो गायब हो जाता है, वो हट जाता है। और नहीं मिले, अगर वो लंबा समय तक डेफिशिएंसी रहे, कमी रहा, तो प्लांट का क्या होगा, मौत भी हो सकता है। ठीक है। और प्लांट जो है वो किस पे डिपेंड होता है, तो जो न्यूट्रिएंट का जो मोबिलिटी होता है उस पर भी डिपेंड होता है कि हाँ उसका एक्टिवली मोबिलाइज्ड हो, न्यूट्रिएंट सही पार्ट तक जाए, जैसे ओल्डर से यंग तक जाए तो बढ़िया से ग्रोथ हो सके। और जैसे ओल्डर से यंग में जाएगा तो ओल्डर में कमी हो जाएगा। ठीक है। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन दी senescent leaves. In the older leaves, biomolecule containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger leaves. तो ये कैसे होगा, जैसे ओल्डर लीव्स है तो उसमें तो सारा न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन अब वो ओल्ड हो चुका है, उसका गिरने का टाइम आ गया, तो उसमें क्या होगा, जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं सब ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब ब्रेक होकर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना वहाँ पे, वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे यंगर वाले के पास। ठीक है। देखिए नेचर में हर चीज़ सेट है, सारा फंक्शन सेट है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। The deficiency symptoms tend to appear first in the young tissue whenever the elements are relatively immobile and are not transported out of the maturing. ये कह रहा है कि जब डेफिशिएंसी सिस्टम सबसे पहले कहाँ दिखाएगा, यंगर टिश्यू में। कब, जब ओल्डर टिश्यू से आपका जो न्यूट्रिएंट है बायोमोलिक्यूल वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ और वो यंगर लीव्स तक नहीं गया, उसका मोबिलिटी नहीं हुआ, तो सबसे पहले कहाँ दिखेगा, यंग लीव्स में। ठीक है। Elements like sulfur and calcium are a part of the structural component of a cell and hence are not easily released. तो ये क्या है कि जैसे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सब का कंपोनेंट होता है सल्फर और कैल्शियम, तो ये क्या आता है, जल्दी रिलीज नहीं होता ओल्डर से यंगर में, इसलिए इसका कमी दिख जाता है। ठीक। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ अ प्लांट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। और ये जो एस्पेक्ट है मिनरल न्यूट्रिशन का प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, क्योंकि जब हम लोग को पता रहेगा कि प्लांट के लिए कौन सा मिनरल इस सब का ज़्यादा ज़रूरत है, किसका ज़्यादा होना भी खतरनाक है, जो हो रहा भी दिया तो चलेगा, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इसका जानकारी रहेगा ना किसानों को, इससे बढ़िया ग्रोथ होगा, इससे बढ़िया एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, वही कह रहा है। The kind of deficiency symptoms shown in plants include chlorosis, necrosis, stunted plant growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of cell division. Chlorosis is the loss of chlorophyll leading to swallowing in leaf. अब क्या कह रहे हो, जो डेफिशिएंसी होते हैं ना उसके सिम्टम्स के बारे में बताया क्या क्या। जैसे पहला होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है, क्लोरोसिस में ये होता है कि जैसे पत्ता जो है ना हरा रहता है, हरा से पीला होने लगता है, ओल्ड होने लगता है, कोई न्यूट्रिएंट उसके अंदर कमी होने लगता है, तो उसे वो पीला होने लगा तो क्लोरोफिल घटने लगेगा, खत्म होने लगता है, वो होता है क्लोरोसिस। फिर आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, इसमें जो प्लांट का टिश्यू होता है जैसे कि लिप टिश्यू, उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, ये सब के कमी से हो जाता है। ठीक है। फिर कुछ होता है जो कि सेल डिवीजन को रोक देते हैं कुछ एलिमेंट्स के कमी को, जैसे कि NKS हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, तो ये सब का क्या हो गया, इस सब का अगर लेवल कम होगा तो सेल का डिवीजन रुक जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट द डेफिशिएंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल symptoms and that the same symptom may be caused by the deficiency of one of several different elements. Hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms developed in all various parts of the plant and compare them with the available standard table. We must also be aware that the different plants also respond differently to deficiency of the same element.
इसका कहने का मतलब है ना कि डेफिशिएंसी जैसे हो रहा है किसी फंक्शन का, सेल डिवीजन का या क्लोरोसिस का, तो उसके पीछे एक एलिमेंट नहीं है, ढेर सारा एलिमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हम लोग को ये डेप्थ में पता करना होगा, पढ़ना होगा कि किस किस एलिमेंट की कमी से ये फंक्शन हो रहा है, क्योंकि एक भी कुछ भी कमी हो रहा है तो उसके पीछे ढेर सारा एलिमेंट होता है, और कुछ सिम्टम होता है तो उससे अदर सिम्टम भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, इसीलिए वेरियस पार्ट का जब स्टडी किया जाएगा तभी इसको समझाएगा अच्छे से। ठीक है, अब आता है टॉक्सिसिटी और माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। The requirement of micronutrients is always in low amount, while their moderate decrease causes the deficiency symptoms and moderate increase causes toxicity। इसमें क्या है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट जब एक ऑप्टिमम लेवल पे है तो ठीक है, और जब वो कम अगर है तो वो डेफिशिएंसी बन जाएंगे, सिम्टम कॉज करेंगे, घट जाएंगे तो। और अगर वो बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगा। ज़्यादा न्यूट्रिशन भी होना ठीक नहीं है, ज़्यादा अगर मिनरल न्यूट्रिएंट होगा प्लांट के लिए तो वो भी होना ठीक नहीं है। उससे ऐसा नहीं है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट तो प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ होगा, नहीं, वो प्लांट को मार देगा, वो प्लांट के लिए हानिकारक होता है। In other words, there is a narrow range of concentration at which the elements are optimum. Any mineral ion concentration in tissue that reduces the dry weight of tissue by about 10% is considered toxic। कह रहा है कि अगर ड्राई वेट जो प्लांट का टिश्यू का ड्राई वेट है अगर वो 10% कम कर दे रहा है कोई भी न्यूट्रिएंट तो वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, The toxicity symptoms are difficult to identify. Toxicity level for any element also vary for different plants। अब अलग अलग प्लांट है तो अलग अलग रेस्पॉन्स देता है एलिमेंट को लेकर। किसी में ज़्यादा कार्बन का ज़रूरत है तो भाई किसी में ऑक्सीजन का ज़्यादा ज़रूरत है, तो सबका टॉक्सिसिटी लेवल जो है अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन इसमें यह कह रहा है कि जो टॉक्सिसिटी सिम्टम है वो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। डेफिशिएंसी सिम्टम को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, लेकिन टॉक्सिसिटी सिम्टम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी की तरह दिखता है। ठीक है, many a times excess of an element may inhibit the uptake of another element। For example, the permanent symptom of manganese toxicity is the appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins। It is important to know that manganese competes with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzyme। Manganese also inhibit calcium translocation in soot effects। Therefore, excess of manganese may in fact induce deficiency of iron, magnesium and calcium। इसमें कह रहा है कि जैसे बहुत समय ये देखा गया कि अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा दे दिया गया प्लांट, उसका लिमिट से ज़्यादा, तो वो क्या करता है कि अदर एलिमेंट के अपटेक को बंद कर देता है। जैसे होता है एक एग्जाम्पल मैग्नीज, अगर मैग्नीज प्लांट में ज़्यादा दे दिया जाए ना तो वो कैल्शियम के अपटेक को रोकेगा, फिर वो आयरन के अपटेक को हार्म करता है, फिर मैग्नीशियम के अपटेक को हार्म करता है। खासकर ये आपका जब ट्रांसलोकेशन होता है सूट का उसमें कैल्शियम को वो रोकता है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम का जो बाइंडिंग होता है एंजाइम के साथ उसको रोकता है मैग्नीज, इसलिए ज़्यादा मैग्नीज होना भी ठीक नहीं है। Thus, what appears as symptom of manganese toxicity may actually be the deficiency symptom of iron, magnesium and calcium। इसमें यह कह रहा है कि जो हम लोग को अपियर हो रहा है कि हाँ मैग्नीज ज़्यादा होने से ये सब हो रहा है, तो जो टॉक्सिसिटी जो अपियर हो रहा है एक एलिमेंट का वो डेफिशिएंसी भी हो सकता है अदर एलिमेंट का, क्योंकि देखा कि मैग्नीज के टॉक्सिसिटी के कारण क्या क्या हुआ, लेकिन वो अदर एलिमेंट का डेफिशिएंसी कर दिया तो वो अदर एलिमेंट का भी डेफिशिएंसी को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि मैं यहाँ से अपनी वीडियो को अब यहाँ पे बंद करना चाहूँगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कवर कर पाना पॉसिबल नहीं। अगर मैं करूँगा अभी तो आप लोग बोर हो जाओगे, मैं ये बात अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं चैप्टर को छोटे छोटे में पार्ट में करके बनाऊंगा 30 से 40 मिनट, ताकि आप लोग बोर भी नहीं हो और आप लोग इन्जॉय भी करो, और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हंसी मजाक में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो एक बार मैं सबसे विदा लेने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी दबा दीजिए, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे के टॉपिक में अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय तभी के